लोक प्रशासन के द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में मैं डॉक्टर संजय सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। हम बीए पार्ट सेकेंड के पेपर फर्स्ट प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने सरकार के व्यवस्थापिका अंग के बारे में पढ़ा। आज हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम ये जानें कि कार्यपालिका से हमारा क्या अभिप्राय है। तो इसके संदर्भ में आप इस बात को समझ लें कि शासन का वह भाग जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक संस्था नहीं है, ये बहुत सारी संस्थाएं और बहुत सारे व्यक्तियों का एक समुच्चय है। इसमें वे सभी अधिकारी, उसमें वे सभी जनप्रतिनिधि, राज्य कर्मचारी, एजेंसियां शामिल होती हैं जिनका संबंध राज्य के संकल्प को पूरा करने से होता है। यानी राज्य के जो दायित्व हैं, कर्तव्य है, राज्य की जो इच्छा है, उस इच्छा को कार्य रूप में परिणत करने के लिए जो लोग शामिल हैं उनको हम कार्यपालिका की संज्ञा देते हैं। यानी कार्यपालिका सरकार का एक्शन पार्ट हो गया, यानी वह जो सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जनता जिसके सीधे संपर्क में आती है या जनता जिनसे अपेक्षा करती है कि वे उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो कार्यपालिका एक विस्तृत और बृहद अवधारणा है। इसमें राजनीतिज्ञ और प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी वर्ग सभी इसमें शामिल होते हैं। वास्तव में जिसे हम सरकार कहते हैं वह कार्यपालिका के समतुल्य ही एक अवधारणा है। तो कार्यपालिका जो है वो दो प्रकार की होती है। अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें तो कार्यपालिका में दो प्रकार के आपको लोग दिखाई देंगे। एक तो राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी जो है वह प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका लोकतंत्र में अक्सर जनप्रतिनिधि होते हैं जो मंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ऐसे पदों पर सुशोभित होते हैं, या उनको हम ये कह सकते हैं कि वे लोग जो किसी प्रशासनिक संस्था के निर्वाचित मुखिया हैं उसको हम राजनीतिक कार्यपालिका कहेंगे। प्रशासनिक जो कार्यपालिका है उसको आम भाषा में हम नौकरशाही कहते हैं या लोक सेवकों का समूह कहते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका मुख्यतः सरकार के कानून को लागू करने के लिए, यानी व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए हैं उसको लागू करने के लिए नीति निर्माण का कार्य करती है, जबकि जो प्रशासनिक कार्यपालिका होती है उन नीतियों को लागू करने के लिए प्रशासकीय प्रक्रियाओं को अंजाम देती है। उसका उद्देश्य होता है कि जो राजनीतिक कार्यपालिका ने जिन नीतियों का निर्धारण किया है उसके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के माध्यम से उन नीतियों को कुशलतापूर्वक और दक्षतापूर्वक लागू करें। तो जो लोक सेवक होते हैं मूलतः उनका काम क्या होता है, राजनीतिक कार्यपालिका ने जो नीतियाँ निर्धारित की है राज्य के विविध उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, उन नीतियों को कुशलता और दक्षतापूर्वक लागू करना ताकि उनका लाभ नागरिकों को प्राप्त हो। तो दो प्रकार के मूलतः हम कार्यपालिका को देखते हैं, एक तो राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा प्रशासनिक कार्यपालिका। आगे हम देखें कार्यपालिका के जो है विभिन्न प्रकार हैं। इसमें पहला जो है वह है राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका, जिसकी अभी हमने चर्चा की। राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब कार्यपालिका के वे सदस्य जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, जिन्होंने राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेकर और जनप्रतिनिधि बनकर और राज्य के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक सत्ता को प्राप्त किया है, शासन सत्ता को प्राप्त किया है। ये लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, जिसमें मंत्री, प्रधानमंत्री शामिल हैं, राष्ट्रपति शामिल हैं। दूसरा जो है स्थायी कार्यपालिका, जैसे मैंने कहा, ये दक्ष, पेशेवर, कुशल और वेतनभोगी लोक सेवकों का समूह होता है। इसको हम नौकरशाही के नाम से भी जानते हैं। ये स्थायी कार्यपालिका है। दूसरा जो प्रकार है कार्यपालिका का वह है नाम मात्र एवं वास्तविक, यानी ये दो भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यपालिका है। भारत के संदर्भ में या भारत का उदाहरण अगर हम लें तो राष्ट्रपति जो है वह नाम मात्र के कार्यपालिका कहलाते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है।
और वे संवैधानिक कार्यपालिका भी कहलाते हैं। वे संवैधानिक प्रमुख हैं, संवैधानिक अध्यक्ष हैं और देश की जो कार्यपालिका है, केंद्रीय कार्यपालिका, वो उसकी सारी जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु वे अपने इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार करते हैं। तो वास्तव में जो शक्तियाँ होती है कार्यपालिका की, उन शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही करता है और उन्हीं के सुझाव, परामर्श और उन्हीं के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रपति जो है कार्य करते, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दो बातें ध्यान में रखने की है कि विशेषकर संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में हम नाम मात्र और वास्तविक प्रकार की कार्यपालिका दोनों को पाते हैं। भारत और आप ब्रिटेन को देखेंगे तो यहाँ पर नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका दो प्रकार की कार्यपालिका दिखाई देगी। नाम मात्र वह है जो संवैधानिक मुखिया है और वास्तविक वह है जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है। यह वास्तविक कार्यपालिका है। सारे महत्वपूर्ण जो फैसले होते हैं वो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा ही लिए जाते हैं और राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक मुखिया होने के नाते इनके निर्णयों को प्राधिकृत करता, ऑथराइज करता है, हस्ताक्षर मात्र करता है। ये बात अलग है कि इन दोनों के मध्य एक संतुलन भी होता है, इन दोनों के मध्य एक संघर्ष भी हो सकता है, लेकिन संवैधानिक जो व्यवस्था होती है उसमें वास्तविक जो कार्यपालिका होती है उसी को शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो ये सारी बातें आपने राष्ट्रपति के औचित्य के अंतर्गत अध्ययन किया होगा, जिसकी हम और ज़्यादा चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। तीसरे प्रकार का जो प्रकार है कार्यपालिका का, वह क्या कहलाता है? एकल और बहुल। एकल कार्यपालिका का जो उदाहरण है वह भारत में आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। यद्यपि ये दो व्यक्ति हैं लेकिन ये एकल कार्यपालिका के संदर्भ में ही इनको देखा जाता है, क्योंकि अगर हम तुलना करें बहुल कार्यपालिका, तो बहुल कार्यपालिका स्विट्ज़रलैंड में पाई जाती है, स्विस संघ में पाई जाती है और वहाँ पर आप देखेंगे कि कोई एक व्यक्ति प्रमुख नहीं होता बल्कि समूह होता है, 7 व्यक्तियों का एक समूह होता है और 7 व्यक्ति मिलकर यानी एक मंडल बन जाता है। एक आप कह लीजिए एक 7 व्यक्तियों का समूह है और वो जो फैसले लिए जाते हैं वो 7 व्यक्तियों के द्वारा लिए जाते हैं। तो जब अंतिम और निर्णायक फैसला जो है, जब एक व्यक्ति के बजाय अगर व्यक्तियों के समूह के द्वारा लिया जाए तो उसको हम बहुल कार्यपालिका कहते हैं, जिसका उदाहरण हम स्विस संघ में पाते हैं। भारत में जैसा मैंने आपको बताया, वास्तविक जो शक्तियां हैं कार्यपालिका की वह प्रधानमंत्री में निहित होती हैं और संवैधानिक शक्तियां राष्ट्रपति में। तो ये दो पृथक व्यक्ति हैं, दो संस्थाएं हैं, लेकिन अगर हम विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अलग नहीं है। प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार, सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करते हैं, इसलिए इनको एकल कार्यपालिका की श्रेणी में रखा जाता है। अन्य जो प्रकार है वह है वंशानुगत और निर्वाचित। वंशानुगत से तात्पर्य है कि ऐसी जो कार्यपालिकाएं यानी कार्यपालिका का जो प्रमुख है वह वंशानुगत आधार पर, वंश के आधार पर वो उसको प्राप्त करता है, वह निर्वाचित नहीं है या उसका किसी प्रकार का मनोनयन नहीं हो रहा है, वो इसलिए उस पद को प्राप्त कर रहा है क्योंकि एक वर्ष का शासन है और जैसे ही वर्तमान जो राजा है उसकी मृत्यु होती है, निधन होता है या वो पद का त्याग करता है तो उसका जो पुत्र है वो उसको उस गद्दी को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो इस प्रकार से जो कार्यपालिका प्रमुख बनते हैं उनको हम वंशानुगत कहते हैं। इसका उदाहरण आप ब्रिटेन में देख सकते हैं। इंग्लैंड में जो वर्तमान रानी है उनके पश्चात उनके पुत्र जो होंगे वो राजा बन जाएंगे, इंग्लैंड के राजा बन जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी वंशानुगत के संदर्भ में। दूसरा जो है वह निर्वाचित कार्यपालिका। निर्वाचित कार्यपालिका जैसे आप जानते हैं कि जो कार्यपालिका है जनता द्वारा चुनी हुई होती है तो उसको हम निर्वाचित कहते हैं, चाहे वो अध्यक्षीय शासन प्रणाली हो चाहे संसदीय शासन प्रणाली हो। उसमें जो कार्यपालिका यदि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जा रही है तो उसको हम निर्वाचित कार्यपालिका कहेंगे। तो अमेरिका का राष्ट्रपति एक निर्वाचित कार्यपालिका का उदाहरण है
भारत में भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भी निर्वाचित कार्यपालिका के उदाहरण हैं। आगे देखिए, कार्यपालिका के प्रकार में फिर एक और बात आती है। एक कार्यपालिका जो संसद के प्रति उत्तरदायी है और दूसरा जो संसद के प्रति अनुत्तरदायी है। तो जैसा मैंने अभी दो उदाहरणें बताई, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदात्मक शासन प्रणाली। तो संसदात्मक शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है वो संसद के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है वह वहाँ के कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो कार्यपालिका है वो अपने पद पर तब तक बनी रहेगी जब तक संसद का बहुमत समर्थन उसको प्राप्त होता है। तो उत्तरदायी होने का मतलब क्या हुआ कि संसद में जब तक उसको बहुमत समर्थन मिल रहा है तब तक वो अपने पद पर बना हुआ है और संसद उसे पद से हटा सकती है। और उसके पद पर होने की आवश्यक शर्त यही है कि संसद में उसका बहुमत हो। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में यह व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं वो एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं और उनका संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है और उनको पद से यद्यपि कांग्रेस के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है वो महाभियोग प्रक्रिया कहलाती है और बहुत ही दुरूह और मुश्किल कठिन प्रक्रिया है जिसको सामान्यतः उसकी शर्तों को पूरा कर पाना कांग्रेस के लिए संभव नहीं हो पाता। इसलिए एक प्रकार से राष्ट्रपति को पद से हटाना मुश्किल हो जाता है और इसलिए हम कह सकते हैं कि वे संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में वैसे भी शक्तियों का पृथक्करण होता है। जो कांग्रेस है, जो वहाँ की संसद है, वह जो संसद है वो अपने उसका एक विशेष कार्य है विधि का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना, और इस कार्य में राष्ट्रपति शामिल नहीं है। यद्यपि वह उस पूरे कानून बनाने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकते हैं, वीटो कर सकते हैं। ये सारी बातें हैं जिसको हम आगे और देखेंगे। लेकिन फिलहाल उत्तरदायी और अनुत्तरदायी से जो हमारा तात्पर्य वो यह है कि क्या कार्यपालिका संसद के द्वारा हटाई जा सकती है, क्या वो अपने पद पर तब तक बनी रहेगी जब तक संसद में उसका बहुमत है। तो ये जो कंडीशन अगर है तो हम कहेंगे वह संसद के प्रति उत्तरदायी है। और यदि उसका कार्यकाल निश्चित है और संसद द्वारा उसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता तो हम इसको कहेंगे अनुत्तरदायी। आगे देखें, कार्यपालिका का जो गठन है वो उसके कई आधार हैं। जैसा मैंने कहा था कि इंग्लैंड में जो कार्यपालिका का गठन होता है वहाँ की जो नाममात्र की कार्यपालिका है वो पैतृक अथवा वंशानुगत होती है। लेकिन वहाँ जो प्रधानमंत्री, जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं होते, अप्रत्यक्ष रूप से। वहाँ की जनता भारत की तरह ही अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो दलीय आधार पर चुनाव लड़ते हैं और जिस दल का बहुमत होता है वह दल फिर अपना एक नेता चुन लेता है जो वहाँ के निम्न सदन का नेता बन जाता है, वही प्रधानमंत्री और बन जाता है और वो अपने सहयोगियों में से जो उसके पसंद के होते हैं उनको मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ दिलवाता है। तो भारत जैसी व्यवस्था इंग्लैंड में भी, यहाँ भी संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन में भी संसदीय शासन प्रणाली। तो दो तरीके हैं। एक तो जो वास्तविक होते हैं वो प्रायः लोकतंत्रीय देशों में प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जैसे अमेरिका में भी लोकतंत्र है और भले ही वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जो वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। और भारत में जो कार्यपालिका होती है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं चुनी जाती है, लेकिन जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है वे प्रतिनिधि फिर क्या करते हैं, राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री का निर्वाचन करते हैं। आगे हम देखें, भारत में एक और प्रक्रिया है कार्यपालिका के गठन की, उसको हम मनोनयन कहते हैं। आप जैसे जानते हैं कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो इसमें जो राज्यों के कार्यपालिका प्रमुख होते हैं वे राज्यपाल कहलाते हैं और भारत में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उनका मनोनयन होता है।
तो इस प्रकार से एक कार्यपालिका के गठन के संदर्भ में हम ये विभिन्न प्रचलित प्रणालियाँ हैं जिसको हम देख सकते हैं कि या तो वो पैतृक अथवा वंशानुगत या जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से या व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचित, जैसा कि प्रधानमंत्री के संदर्भ में हम देखते हैं भारत में, या फिर भारत में जो राज्यपालों की नियुक्ति होती है वो मनोनयन के आधार पर होती है। तो ये विभिन्न तरीके हैं जिसके द्वारा कार्यपालिका का गठन किया जाता है। तो ध्यान रखने की बात है, हमने जो भी बातें यहाँ की वे सब केवल राजनीतिक कार्यपालिका के लिए कही जा रही है, और जो स्थायी कार्यपालिका यानी जो नौकरशाही है या लोक सेवक हैं उनकी नियुक्ति नहीं होती, उनका निर्वाचन नहीं होता, बल्कि वे जो है एक प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं, उनका चयन किया जाता है योग्यता के आधार पे, तकनीकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पे उनकी नियुक्ति की जाती है, जनता उनको निर्वाचित नहीं करती। तो स्थायी कार्यपालिका जो है वह अपने शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के आधार पे प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से वह जो है पद प्राप्त करती है। लेकिन हमने अभी तक जो भी बातें की कार्यपालिका के गठन के संदर्भ में, वह राजनीतिक कार्यपालिका की चर्चा की, हमने स्थायी कार्यपालिका की बात नहीं की। सभी देशों में चाहे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो, चाहे संसदात्मक शासन प्रणाली हो या किसी भिन्न प्रकार की, वहाँ पे जो स्थायी कार्यपालिका यानी लोक सेवकों का समूह होता है वे वास्तव में जनता का उनसे कोई लेना देना नहीं, वो एक प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से विभिन्न पदों को प्राप्त करते हैं, सामान्यतः जिसको हम योग्यता आधारित भर्ती कहते हैं। अब हम देखें कार्यपालिका के विभिन्न जो मॉडल हैं, प्रतिमान हैं, उसके बारे में देखें। एक प्रतिमान है जिसको हम संसदीय शासन प्रणाली में एक प्रतिमान है इंग्लिश प्रतिमान, और फिर ब्रिटेन में ही दूसरा एक प्रतिमान आपको नज़र आएगा, वह है कैबिनेट शासन का प्रतिमान। तो वो सारी बातें हम ध्यान से समझें। जब संसदीय शासन प्रणाली होती है तो संसदीय शासन प्रणाली की पहली विशेषता क्या है कि जो कार्यपालिका होती है, राजनीतिक कार्यपालिका, वह संसद में से चुनी जाती है, यानी राजनीतिक कार्यपालिका का गठन संसद में से किया जाता है। ये आवश्यक होता है कि राजनीतिक कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद अथवा राष्ट्रपति कौन हो तो वो संसद में से चुने जाएंगे, वो उनका संसद का सदस्य होना अनिवार्य कह लीजिए, आवश्यक होता है। राष्ट्रपति को छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद भारत में चाहे ब्रिटेन में, तो उनकी पहली शर्त क्या है कि वो वहाँ के निम्न सदन के सदस्य बने और उसके लिए चुनाव लड़ना पड़ता है। वे जनप्रतिनिधि पहले बनते हैं और उसके बाद फिर जब वो संसद के सदस्य बन जाते हैं तो फिर संसद जो है बहुमत के आधार पर अपने नेता का चयन करती है और वह प्रधानमंत्री बनते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली में आप देखिए एक प्रतिमान उभर कर आता है जिसको हम इंग्लिश प्रतिमान कह सकते हैं, इंग्लैंड में जो है प्रचलन में, वो ये है कि मंत्रिमंडल जो है संसद की एक समिति के रूप में गठित की जाती है। यानी प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, यह संसद की एक समिति बन जाती है। संसद में जो जनप्रतिनिधि लोग चुनकर आए हैं वो फिर क्या करते हैं, अपने में से एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, एक समिति के रूप में बना लिया, उसको कार्यपालिका के दायित्व दे दिए। तो अगर व्यापक रूप से देखें तो मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, ये संसद की एक विशेष समिति के रूप में नजर आते हैं जिनको संसद यानी व्यवस्थापिका ने कार्यपालिका संबंधित दायित्व सौंप दिया है। तो ये एक मॉडल नज़र आता है। इसको सामान्य अर्थों में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद जो है आवश्यक रूप से संसद के सदस्य होते हैं, संसद में से उनका जो है गठन किया जाता है। यही तो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यपालिका संसद में से गठित की जाती है और वे अपने पद पर तब तक बनी रहती है जब तक कि संसद का उसको बहुमत समर्थन प्राप्त होता रहता है। इसकी जो विशेषताएं हैं संसदीय शासन प्रणाली में, इसमें आप और देखेंगे कि यहाँ पर नाम मात्र और कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका का भेद दिखाई देगा। नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का भेद दिखाई देगा। जैसा कि आपने ब्रिटेन का मैंने जिक्र किया, भारत का जिक्र किया, तो जो वास्तविक होते हैं वो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद जो कि संसद का भिन्न अंग होता है, और जो नाम मात्र का होता है ब्रिटेन में तो वो वंशानुगत है,
वहाँ की जो रानी है वर्तमान की, और भारत में जो राष्ट्रपति है वह नाम मात्र के जो है कार्यपालिका है। तो आपको दोहरी कार्यपालिका संसदीय शासन प्रणाली में दिखाई देगी। तो यह एक मॉडल है कार्यपालिका का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमको देखने को मिलता है। इसकी एक विशेषता होती है कि इसमें जो संसद है उसका जो नेता है वो कार्यपालिका प्रमुख यानी वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। भारत में भी जो प्रधानमंत्री हैं वो संसद के नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व आप दिखाई देगा संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में। इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य ये है कि यदि मंत्रिपरिषद के किसी भी एक सदस्य के प्रति संसद ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया तो संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद है वह उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित मान लिया जाता है। यानी अगर एक मंत्री के विरुद्ध भी संसद ने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया तो पूरी सरकार जो है यानी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद यह जो पूरी सरकार है इसके विरुद्ध जो है मान लिया जाता है कि इसने अपना विश्वास सदन में खो दिया, और इसका अर्थ ये हुआ कि सरकार जो है गिर जाती है। तो इसीलिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कार्य और निर्णय भले किसी और मंत्रालय के हों लेकिन उसको डिफेंड करने के लिए सभी जो मंत्री होते हैं संसद में सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर उसका पक्ष रखते हैं, उसका बचाव करते हैं। तो उन्हें पता होता है कि अगर इस मंत्री के निर्णयों के विरुद्ध या फैसले के विरुद्ध संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसलिए मंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व में बंधे होते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि यह जो मामला है वो हमारे मंत्रालय का नहीं था, फला मंत्रालय का था, उनके विरुद्ध आपने विश्वास प्रस्ताव पारित किया, आप उनको हटा दीजिए, हम तो अपने पद पे बने रहेंगे। ऐसा नहीं होता। ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। तो ये एक विशेषता है संसदात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में। दूसरी जो बात और इसमें उभर कर आती है वो ये है कि जो संसद है वो वास्तव में सत्ता और राजनीति का मुख्य केंद्र बनती है। यानी सैद्धांतिक रूप में आप देखेंगे कि भारत में जो संसद है, संसद को हम कहते हैं ना, जब भी हम भारतीय लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमारे सामने एक सिंबल उभर कर आता है। वो सिंबल किसका होता है? वो सिंबल होता है संसद का। संसद कहते हैं संसद हमारी सरकार। संसद जो है वो भारत राज्य के संप्रभुता का प्रतीक है। यानी हम चूँकि लोकतंत्र है और ये जो संसद है यह हमारी प्रतिनिधियों की सभा है, ये प्रतिनिधि हमारे यहाँ बैठे हैं, तो ये हमारी ताकत है, ये हमारे प्रतिनिधि है, ये हमारी आवाज़ है। हमने अपने मत को व्यक्त कर दिया, अभिव्यक्त कर दिया है इन व्यक्तियों में। तो ये संपूर्ण भारत के लोगों के कह सकते हैं विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो संसदीय लोकतंत्र में क्या बनती है? वास्तव में लोकतंत्र का प्रतीक बनती है संसद। तो इसीलिए जितने भी राज्य की जो संप्रभु शक्ति है, सत्ता है, उसका प्रयोग संसद के द्वारा ही किया जाना चाहिए। एक आदर्श लोकतंत्र में तो संसद संप्रभु है। संप्रभु से तात्पर्य उसके जो फैसले हैं वो अंतिम है और वो जो चाहे वैसा फैसला कर सकती है क्योंकि उसको जनता का समर्थन मिला हुआ है। लेकिन और यहाँ राजनीति भी होती है। राजनीति से तात्पर्य कि संसद जब गठित हो जाती है तो फिर सत्ता प्राप्त करने के लिए, शासन सत्ता प्राप्त करने के लिए इनमें क्या होता है? संघर्ष होता है, तो जोड़ तोड़ की घटनाएं जो आप जानते हैं। ये पॉलिटिक्स जो होता है उसमें कि भाई कौन सा दल बहुमत प्राप्त करेगा। अगर किसी को स्पष्ट बहुमत मिला हुआ है तो फिर तो कोई समस्या नहीं आती, उसी के सदस्य प्रधानमंत्री मंत्री बन जाते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य बनते हैं। और नहीं तो फिर क्या होता है, आप जानते हैं कि एक क्या कहते हैं इसको, बहुत सारे दल इकट्ठा हो जाते हैं और एक संविध सरकार बनाने का प्रयास करते हैं, अलाइनमेंट होता है। तो संसद जो है न केवल संप्रभु सत्ता का प्रतीक है, न केवल लोकतंत्र का प्रतीक है, बल्कि यह राजनीति का मुख्य केंद्र भी है। तो कार्यपालिका के इस प्रतिमान में जो आखिरी बात और जानने की है वो ये है कि ये जो व्यवस्था है संसदात्मक शासन प्रणाली की, इस व्यवस्था में धीरे धीरे जो है एक कह सकते हैं परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। शुरुआत में संसद महत्वपूर्ण हुआ करती थी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद पे पर्याप्त इसका नियंत्रण हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे चूँकि ये दलीय राजनीति का प्रादुर्भाव हुआ,
यानी कि जो जनप्रतिनिधि है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़कर और पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट बनकर चुनकर आते हैं, तो संसद वास्तव में क्या बन जाती है, बहुत सारे दलों के प्रतिनिधियों का एक कह सकते हैं जमावड़ा बन जाता है, है ना। इट्स अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, वो बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो अलग अलग राजनीतिक दल, अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं से चुनकर आए हुए जनता के प्रतिनिधि, और वो जहाँ इकट्ठे हो गए वो बन गई संसद। तो संसद के अगर कॉम्पोजिशन को ध्यान से देखेंगे तो पता क्या चलेगा कि भाई ये जो संसद है इसमें कुछ लोग जो है एक्स पार्टी के हैं, कुछ वाई पार्टी के हैं, जेड पार्टी के हैं, और इस प्रकार से भिन्न विचारधारा, विभिन्न जो है राजनीतिक दर्शन वाले लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। अब इसमें जो भी दल बहुमत में होता है वही अपनी सरकार बनाता है, उसी के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बनते हैं। तो नतीजा ये होता है कि अन्य जो विचारधारा वाले लोग हैं वो विपक्ष में चले जाते हैं, वो सदैव विरोध करते हैं, और चूँकि इनका जो सरकार बनाती है उसका बहुमत होता है, तो जो वो फैसले करते हैं वो वास्तव में संसद का फैसला मान लिया जाता है, क्योंकि संसद में जो भी फैसला होता है वो बहुमत के आधार पर होता है। तो अगर हम वर्तमान संदर्भ में समझे, भारत के संदर्भ में समझे, तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई है। तो यह जो पार्टी है इसने जिसको अपना नेता चुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने अपना नेता मान लिया, वो प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने मंत्रिपरिषद का निर्माण कर लिया, और यह जो मंत्रिपरिषद है अब यह जो फैसले करती है इसको संसद के द्वारा अनुमोदित या संसद में पारित करना जरूरी होता है। परंतु जब मंत्रिमंडल जो फैसला करके और संसद में पारित करने के लिए प्रस्ताव लाती है तो इनकी पार्टी के जितने भी सांसद हैं वो उनका समर्थन करते हैं। तो इसलिए विपक्ष जो है चूँकि उसका बहुमत नहीं होता है तो वह इनके फैसलों का विरोध कर सकता है, लेकिन उनको पराजित नहीं कर सकता। तो इसलिए कैबिनेट जो है, प्रधानमंत्री और उनका जो कैबिनेट होता है, मंत्रिमंडल, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तव में सरकार जो है या राज्य की जो संप्रभु शक्तियाँ हैं वो संसद के द्वारा नहीं बल्कि मंत्रिमंडल के द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है। संसद तो एक सिंबल बन जाता है लोकतंत्र का, संसद मात्र एक मुखौटा बन जाता है जनप्रतिनिधियों का। कहने को संसद का यह फैसला है, लेकिन वास्तव फैसला किसका होता है? वह होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का। इसलिए संसदात्मक शासन प्रणाली को कई बार मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहते हैं। और यदि प्रधानमंत्री बड़ा सशक्त हो, बहुत शक्तिशाली हो, उसकी छवि ऐसी थी कि उसी की छवि के आधार पे उसकी पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ, तो वह उसका जो फैसला होता है वह मंत्रिमंडल का फैसला बन जाता है और मंत्रिमंडल का फैसला संसद का फैसला बन जाता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे संसदात्मक शासन प्रणाली मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली में और बाद में प्रधानमंत्री शासन प्रणाली में परिवर्तित हो जाती है। तो ये एक संसदात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में आपको कुछ मैंने जानकारी दी। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले भाग में हम कार्यपालिका के अध्यक्षीय शासन प्रणाली की चर्चा करेंगे और फिर कार्यपालिका के क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या भूमिका है, इसकी शक्तियों में कैसे वृद्धि हुई, ये इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।